चैप्टर 6 है बुक में, जिसमें हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी, उसी का जो बाकी हिस्सा है कॉरपोरेशन से रिलेटेड और उसके क्वेश्चंस, तो उसका ये क्वेश्चंस इस चैप्टर में हमने करने। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी ट्रांजैक्शन, स्टॉक होल्डर इक्विटी क्या होती है और ये किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पोर्शन है, किस तरह से इसमें अमाउंट्स एंटर की जाती हैं। पेज नंबर 232 वही चैप्टर 6। कुछ टर्म्स जो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले रिवाइज करना ज़रूरी है। डिविडेंड पहले भी डिस्कस किया हमने, पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं, तो वो इसीलिए शेयर्स इशू किए जाते हैं कि बदले में उनको प्रॉफिट का कुछ पोर्शन दिया जाता है, और जो प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स खरीदने के बदले में देते हैं उसको डिविडेंड कहा जाता है। शेयर क्या है? सिंगल यूनिट ऑफ ओनरशिप है जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंसान की ओनरशिप को शो करता है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स इशूड टू शेयर होल्डर्स, वो शेयर्स जो हम इशू कर देते हैं उनको आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहा जाता है। साइड पे लिखा है ऑथोराइज्ड इश्यूज एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ऑथोराइज्ड शेयर्स क्या होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक दैट कैन बी सोल्ड टू पब्लिक। तो जो कॉरपोरेशन होती है वो शेयर्स इशू कर सकती है बिल्कुल अपने लिए कैपिटल जनरेट करने के लिए, लेकिन इसमें एक लिमिट है, यानी ये नहीं है कि जब भी दिल करे जितने भी शेयर्स उसका दिल चाहे वो इशू कर सकती है, बल्कि उसको अपने लिए एक लिमिट नंबर ऑफ शेयर्स की पहले से डिसाइड करनी होती है कि मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम इतने शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ़ शेयर्स की लिमिट होती है कि मैक्सिमम हम कितने इशू कर सकते हैं, ये कंपनी को जो है अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करनी होती है, और इन शेयर्स को ऑथोराइज्ड शेयर कहा जाता है। ऑथोराइज यानी अथॉरिटी, तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास कितने शेयर्स इशू करने की अथॉरिटी मौजूद है, उनको ऑथोराइज शेयर्स कहा जाता है। फिर इन ऑथोराइज में से कुछ इशू कर दिए जाते हैं नीड बेस पे और कुछ नहीं इशू किए जाते। जो शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं उनको आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी कहा जाता है, दोनों का एक ही मतलब है, यानी ऑथोराइज शेयर का वो पोर्शन जिसको हमने सेल कर दिया, जिसको हमने शेयर होल्डर्स पे बेच दिया है, उनको इशूड या आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहते हैं। और ऑथोराइज शेयर के वो शेयर जो बच गए हैं जिनको अभी तक हमने सेल नहीं किया, उनको अनइशूड शेयर्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ने डिसाइड किया कि हमारे ऑथोराइज शेयर्स जो है वो 10,000 शेयर्स होंगे, तो उसमें से उसको ज़रूर यानी टोटल जो है वो 10,000 शेयर्स हम मैक्सिमम इशू कर सकते हैं, तो वो ऑथोराइज शेयर्स हो जाएंगे 10,000 शेयर्स। फिर उसमें से कंपनी जो है ये कहती है कि फ़िलहाल हमें जो ज़रूरत है वो सिर्फ 1,000 शेयर्स को इशू करने की है, उतने ही पैसों की ज़रूरत है, तो वो 1,000 शेयर्स इशू कर देगी। वो 1,000 जो है इशूड या आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहलाएंगे, और जो बाकी 9,000 हैं 10,000 में से एक इशू करने के बाद जो बाकी 9,000 हैं वो अनइशूड शेयर्स कहलाएंगे। ओनर्स इक्विटी इन अ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, हमने सिंपल जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट हमने देखी। हम जब पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो भी ऑलमोस्ट उसी तरह होगी, सिर्फ उसमें फ़र्क किस पोर्शन में होगा ओनर इक्विटी में, कि वहाँ पे 2 पार्टनर या 3 जितने भी हैं उन सबका कैपिटल अलग अलग रिपोर्ट होगा। अब जब एक कॉरपोरेशन बैलेंस शीट बनाएगी तो वो जो है वो डिफरेंट होगी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से। उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का सेक्शन तो ऑलमोस्ट उसी तरह होगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो ओनर इक्विटी सेक्शन में है, और इसलिए इस कॉरपोरेशन की बैलेंस शीट में हम ओनर इक्विटी नहीं बल्कि स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कहते हैं उस सेक्शन को। ओनर इक्विटी सेक्शन को स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कहते हैं, क्योंकि इसमें ओनर्स जो है वो स्टॉक्स खरीद के ही ओनर्स बनते हैं, तो इसलिए उसको स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन कहा जाता है बैलेंस शीट का। ये स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, या अगर सिंपल ओनर इक्विटी की बात करें तो 2 सोर्सेज हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कि वो अपने लिए ओनर इक्विटी किस तरह से जनरेट कर सकती है, यानी ओनर इक्विटी में किस तरह से पैसे आते हैं। एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, ओनर जितने पैसे डालता जाएगा उसको हम उसकी ओनर इक्विटी कहते जाएंगे, जितने पैसे ओनर डालेगा ओनर इक्विटी बढ़ती जाएगी। या फिर जैसी बिजनेस के पास इनकम आती जाएगी, प्रॉफिट आता जाएगा, तो उसकी वजह से भी ओनर इक्विटी बढ़ती जाएगी, और लॉस होगा तो ओनर इक्विटी कम होगी, या ओनर ड्राइंग करेगा पैसे निकालेगा तो ओनर इक्विटी कम हो जाएगी। ये तो सिंपल कंपनी यानी पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात थी। लेकिन अगर कॉर्पोरेशन की बात करें तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कॉर्पोरेशन कंप्राइजेज ऑफ 2 सोर्सेज। तो इसमें जो है 2 डिफरेंट सोर्सेज हैं स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कॉर्पोरेशन की जिससे आती है। पहला है कैपिटल स्टॉक और दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग। इन दोनों को 1 बाय 1 देखते। कैपिटल स्टॉक क्या है? द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय ओनर्स और शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज कैपिटल स्टॉक। तो जो सिंपल कंपनी होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें जब ओनर पैसे इन्वेस्ट करता था तो हम उसको कहते थे ओनर इक्विटी, लेकिन कॉर्पोरेशन में जब ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स शेयर खरीद के पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कैपिटल स्टॉक कहा जाता है। नाम फ़र्क है, बात वही है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेस्टेड कैपिटल और पेड इन कैपिटल। इसके डिफरेंट नाम है। इन्वेस्टेड कैपिटल यानी कि वो कैपिटल जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में वो पैसा, और पेड इन कैपिटल ये भी वही बात है कि पेड इन कैपिटल वो कैपिटल जिसके बदले में आपको पे किया जा रहा है कंपनी को
कंपनी आपको पे कर रही है उसके बदले में, यानी आपको शेयर्स दे रही है। व्हेन अ कैपिटल स्टॉक, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है ओनर इक्विटी होती है जिसको हम कैपिटल लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह कैपिटल स्टॉक कॉरपोरेशन के लिए उसको कैपिटल को कैपिटल स्टॉक लिखा जाता है। वहाँ पे हम ओनर का नाम और साथ कैपिटल का वर्ड लिखते थे, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल स्टॉक लिखते हैं। यानी ये शो यही कर रहा है कि शेयर होल्डर्स जो कि आपके ओनर्स हैं उन्होंने आपकी कॉरपोरेशन में शेयर्स खरीद कर कितने पैसे लगाए हैं, तो उसको कैपिटल स्टॉक कहा जाता है। जिस तरह कैपिटल क्रेडिट होता था उसी तरह कैपिटल स्टॉक भी क्रेडिट होता है जब ओनर पैसे लगाता है बिजनेस में, और उसके बदले में कैश डेबिट हो जाता था, बिजनेस का कैश इंक्रीज होता था। तो यहाँ भी यही होता है कि जब शेयर होल्डर्स पैसे लगाते हैं बिजनेस में तो कैपिटल स्टॉक क्रेडिट होता है और कैश जो है वो डेबिट हो जाता है। तो इसको किस तरह से एंट्रीज की करेंगे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले का फार्मूला देते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल स्टॉक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू पर शेयर। जितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है और एक शेयर को कितने वैल्यू पे, यानी कितनी उसकी पार वैल्यू है जिस पे इशू कर रही है, उस पर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कैपिटल स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी, यानी कि टोटल कितने पैसे कंपनी को मिले हैं, कितना कैपिटल मिला है शेयर्स इशू करके। तो फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, एक शेयर की पार वैल्यू जो है वो $10 है, तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा $100,000, यानी कि $1,00,000। ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, कंपनी ने कैपिटल स्टॉक इशू किया है यानी शेयर्स इशू किए हैं, बदले में कैश मिला है, कैश एसेट है, इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया, और कैपिटल स्टॉक को क्रेडिट कर दिया। जैसे सिंपल हम लिखते थे ओनर का नाम, फॉर एग्जांपल ओनर का नाम जेम्स है तो हम जेम्स कैपिटल लिखते थे, यहाँ पे हम कैपिटल स्टॉक लिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक ओनर था जो कैश ला रहा था बिजनेस में, यहाँ पे बहुत से ओनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स हैं जो शेयर्स के थ्रू कैपिटल ला रहे हैं, तो हम इसको कैपिटल स्टॉक लिखते हैं। इशूड 10,000 शेयर्स फॉर कैश, आगे पार वैल्यू भी लिख सकते हैं फॉर $10 पार वैल्यू पर शेयर, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो जो हमारी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन होता है कॉरपोरेशन की बैलेंस शीट का, उसमें दो तरीके की हम चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले कैपिटल स्टॉक है और दूसरी चीज़ इसमें आती है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है, ओनर इक्विटी क्रिएटेड बाय प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग। बिजनेस को जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिटेबल ऑपरेशन यानी कि जब नेट इनकम या नेट प्रॉफिट बिजनेस के पास आ जाता है तो उसकी वजह से ओनर इक्विटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उस चीज़ को जो है रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। दीज आर द अर्निंग्स और इनकम विच आर रिटेन्ड इन द कॉर्पोरेशन। रिटेन का मतलब होता है जो कंपनी अपने पास रख लेती है, तो रिटेन्ड अर्निंग अर्निंग्स का या नेट इनकम का या प्रॉफिट का वो पोर्शन है जो कंपनी अपने पास रखती है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट आता है तो सबसे पहला काम कंपनी ये करती है कि अपने जो लाइबिलिटीज़ है वो पे करती है और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। तो रिटेन्ड अर्निंग वो पोर्शन होगा जो कि सारी लाइबिलिटीज़ और डिविडेंड पे करने के बाद जो चीज़ बच जाती है कंपनी के पास, जिसको कंपनी अपने लिए ही रख लेती है वापस, उसको रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। तो नेट इनकम का वो पोर्शन जो कंपनी अपने लिए रख लेती है, रिटेन कर लेती है, उसको रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। नेट इनकम ऑफ अ कॉर्पोरेशन इंक्रीजेज द रिटेन्ड अर्निंग। तो जाहिर सी बात है जितनी नेट इनकम ज़्यादा होगी उतनी रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा होगी, और अगर नेट लॉस आएगा तो रिटेन्ड अर्निंग कम होगी। कॉर्पोरेशंस डिस्ट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स विच इज़ कॉल्ड एट डिविडेंड। हमें पता है कि कॉर्पोरेशन अपनी नेट इनकम का कुछ पोर्शन जो है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जिसको डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड डिक्रीज द रिटेन्ड अर्निंग। जो इंपॉर्टेंट बातें दो लिखी है, एक लिखा है नेट इनकम से रिटेन्ड अर्निंग बढ़ जाती है और डिविडेंड से कम हो जाती है। नेट इनकम आई, सबसे पहले हमने जो है उसमें से लाइबिलिटीज़ पे कर दी, उसके बाद हमने उसमें से जो है वो अपने डिविडेंड पे किए। तो जितने ज़्यादा डिविडेंड हम पे करते जाएंगे हमारी जो रिटेन्ड अर्निंग होगी, यानी जो पैसे कंपनी को अपने पास बचा के रखने होंगे वो कम होते जाएंगे। तो जितने ज़्यादा डिविडेंड पे करती जाएगी कंपनी, रिटेन्ड अर्निंग कम होती जाएगी। लेकिन अगर नेट इनकम बहुत ज़्यादा होगी, जितनी नेट इनकम ज़्यादा होती जाएगी उतनी रिटेन्ड अर्निंग भी ज़्यादा होती जाएगी। किस तरह से रिटेन्ड अर्निंग को कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। सबसे पहले हमें ये लिखना होता है कि शुरू में, साल के शुरू में रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी। तो हम फॉर एग्जांपल ये ईयर 2010 के लिए रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करें तो हमें इस साल की शुरू की रिटेन्ड अर्निंग देखनी होगी कि साल के शुरू में कंपनी ने अपने लिए कितनी इनकम का कौन सा पोर्शन अपने पास रखा था। फॉर एग्जांपल वो था $1,00,000। फिर हमने उसमें ऐड किया नेट इनकम, इस पूरे साल के दौरान जो नेट इनकम आई वो 80,000 आई थी, सब टोटल कर लिया, 1,80,000 हो गए। फिर इसमें से डिविडेंड निकाल देंगे जो डिविडेंड पे करने थे, 40,000 पे कर दिए, तो बाकी क्या बचा, रिटेन्ड अर्निंग जो बच गई साल के आखिर में वो 1,40,000 थी। तो इससे यही ऊपर वाली दो बातें शो हो रही हैं कि नेट इनकम से जो है आपकी रिटेन्ड अर्निंग
इंक्रीज़ हो जाती है, 1 लाख से 1,80,000 हो गई, लेकिन डिविडेंड से कम हो गई, 1,80,000 से 1,40,000 रह गई। तो नेट इनकम जितनी ज़्यादा होगी रिटेन अर्निंग उतनी ज़्यादा होगी, और डिविडेंड जितने ज़्यादा होंगे रिटेन अर्निंग कम होती जाएगी। तो रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन के लिए हमें नेट इनकम या नेट लॉस का, अगर यहाँ पे नेट लॉस होता फॉर एग्जांपल, इस साल में कंपनी के पास जो है वो नेट इनकम अगर नहीं आई और उसकी जगह नेट लॉस आए, तो यहाँ अगर ये 80,000 नेट इनकम की जगह लॉस है, तो लॉस को हम ऐड नहीं करेंगे, लॉस को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 लाख में से 80,000 हम माइनस कर देंगे, इनकम आएगी तो प्लस करेंगे, लॉस आएगा तो माइनस करेंगे, और फिर डिविडेंड भी उसमें से माइनस कर देंगे। तो जो बैलेंस बचेगा वो रिटेन अर्निंग होगी। हो सकता है नेगेटिव में हो, यानी कंपनी के पास लॉस आए तो अपने पास रखने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस नेगेटिव भी आ सकता है। यहाँ इसका फार्मूला लिखा है, एंडिंग रिटेन अर्निंग फार्मूला इज इक्वल्स टू बिगिनिंग रिटेन अर्निंग प्लस नेट इनकम। प्रॉफिट और लॉस, नेट इनकम होगी तो प्लस करेंगे, इनकम लॉस होगा तो माइनस, और डिविडेंड भी इसमें से माइनस कर देते हैं, तो आखिरी नेट इनकम एंडिंग आ जाए, रिटेन अर्निंग एंडिंग आ जाती है। डिविडेंड्स, अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड, डिविडेंड को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, हमने बात की स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन की, कि उसमें जो है अगर नेट इनकम आती है तो रिटेन अर्निंग ज़्यादा हो जाती है और डिविडेंड की वजह से कम हो जाती है। ये डिविडेंड हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। डिविडेंड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ शेयर्स दे ओन। प्रोपोर्शन यानी कि परसेंटेज, जितने शेयर्स किसी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं उसी के हिसाब से, उसी परसेंटेज में उनको डिविडेंड दिए जाते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर यानी कि अनाउंस कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं एक खास डेट के ऊपर, और फिर उनको पे किया जाता है फ्यूचर की किसी और डेट पे। ये किस तरह अनाउंस होते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो एक मीटिंग कॉल करते हैं एनुअली, साल के आखिर में। उस मीटिंग में जो है वो अनाउंस करते हैं कि हमारे पास अगर नेट इनकम आ गई है तो इस साल हमने डिविडेंड देने, अगर नेट इनकम नहीं, लॉस होगा तो डिविडेंड नहीं दिए जाएंगे। तो मीटिंग में अगर अनाउंस करेंगे कि हमारे पास इस साल नेट इनकम है, तो हम डिविडेंड अनाउंस करते हैं और ये भी बताते हैं कि इस डेट को ये पे किए जाएंगे। एक ही दिन में मीटिंग और डिविडेंड पे नहीं किए जा सकते, क्योंकि काफ़ी शेयर होल्डर्स होते हैं, कैलकुलेशन करनी होती है, इसलिए डिविडेंड डिक्लेयर करना अलग, यानी अनाउंस अलग डेट पे किया जाता है और पेमेंट अलग डेट पे होती है। तो वो डेट भी मेंशन कर दी जाती है मीटिंग में कि इस डेट को हम डिविडेंड को पे करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड विल बी पेड ऑन December 15। तो फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है कि December 1 को तो ABC कॉरपोरेशन ने डिक्लेयर किए 5% पर शेयर डिविडेंड, कितने शेयर्स के ऊपर, 1000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी जो इशूड या आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो 1000 है, और एक शेयर के ऊपर 5% डिविडेंड ये कंपनी देती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ये भी बता रहे साथ ही कि हम अनाउंस कर रहे हैं December 1 को, पे कब किए जाएंगे, December 15 को किए जाएंगे। तो दो एंट्रीज की जाएंगी, एक December 1 को जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे कि डिविडेंड अनाउंस कर दिए गए, और दूसरी करेंगे December 15 को जिसमें ये रिकॉर्ड करेंगे कि ये डिविडेंड पे कर दिए गए। December 1 की एंट्री में डिविडेंड्स अनाउंस करें तो हम लिखेंगे डिविडेंड्स डेबिट। अब क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, यानी कि अनाउंस आप कर रहे हैं, आपने शेयर्स इशू किए हुए हैं, तो अब कॉरपोरेशन लाइबल है कि वो अपने डिविडेंड्स लाजमी पे करें, तो इसलिए इस डेट को ये डिविडेंड पेबल एक लाइबिलिटी को क्रेडिट करेगी कि डिविडेंड हमने अनाउंस कर दिए जो कि पेबल हैं। अमाउंट कैसे आएगी, कितने शेयर्स इशू किए, 1000 शेयर्स, एक के ऊपर कितना 5% डिविडेंड दे रहे हैं, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा $50। डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 5% पर शेयर टू बी पेड ऑन December 15। ये 50% नहीं है, 5% है, ये मिस्टेक है। तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए 5% एक शेयर के ऊपर, पे कब करना है इनको, December 15 को। नेक्स्ट एंट्री होगी डिविडेंड की December 15 को, जिसमें ये डिविडेंड पे कर दिए कंपनी ने। तो डिविडेंड पेबल लाइबिलिटी कम हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और किस तरह पे किए, कैश के थ्रू, कैश भी कम हो गया, क्रेडिट हो गया, यही $50 अमाउंट आ जाएगी। पेड कैश डिविडेंड डिक्लेयर ऑन December 1, ये जो December 1 को अनाउंस किए थे, डिक्लेयर किए थे डिविडेंड, उनको December 15 को पे कर दिया गया। तो स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन हमने कहा कि कॉरपोरेशन की बैलेंस शीट में उसमें जो है दो चीज़ें आती हैं, कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग। कैपिटल स्टॉक यानी कि कैपिटल वो पैसा जो कंपनी शेयर्स इशू करके ले लेती है, और रिटेन अर्निंग वो पैसा है जो कंपनी ने नेट इनकम में से डिविडेंड और सारी लाइबिलिटीज़ देने के बाद जो अपने पास रख लिया है, वो रिटेन अर्निंग कहलाती है। तो कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी हमारे पास आ जाएगी। यहाँ डायग्राम में पेड इन कैपिटल यानी कि स्टॉक होल्डर्स इन्वेस्टमेंट, वो पेड इन कैपिटल यानी कि कैपिटल स्टॉक, वो पैसा जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में, उसको पेड इन कैपिटल या कैपिटल स्टॉक कहते हैं। और रिटेन अर्निंग क्या है, री इन्वेस्टेड अर्निंग, अर्निंग का वो पोर्शन जो कंपनी में वापस री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, रिटेन कंपनी अपने लिए रख लेती है, उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। प्रॉब्लम 6.2 पेज नंबर 266 पे,
Top Hat Incorporation is a chain of magic shop that is organized as a corporation. During month of June, corporate stockholders equity account of Top Hat were affected by following events. जून 3 से 30 तक कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं. इंस्ट्रक्शन ए पार्ट है, prepare journal entries for each of above events in the account of Top Hat Incorporation. Include the entries necessary to close the income summary and dividend account. क्लोजिंग हमेशा वो साल के आखिर में या मंथ के एंड पे की जाती है. मंथ एंड हो रहा है वो जून 30 को हो रहा है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जून 30 को अपने क्लोजिंग एंट्रीज भी करनी है. 2 एंट्रीज करनी है, एक में इनकम समरी को क्लोज करना है और दूसरे में डिविडेंड को क्लोज करना है. तो पहले इसका ए पार्ट करते हैं जिसमें हमने एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है. जनरल डेट एक्सप्लेनेशन, डेबिट और क्रेडिट. जून 3 की ट्रांजैक्शन है. द कॉर्पोरेशन सोल्ड 1000 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक एट $20 पर शेयर. कॉर्पोरेशन ने 1000 शेयर सोल्ड की जगह इशूड भी लिखा हो सकता है. इशू कर दिए या सेल कर दिए 1000 शेयर्स कैपिटल स्टॉक के, और एक शेयर को कितने पे इशू किए, एक शेयर की क्या प्राइस है, वो है $20. तो जून 3 हमने डेट लिखी. ये ट्रांजैक्शन ये बता रही है कि हमने शेयर इशू कर दी, यानी कैपिटल स्टॉक हमारे पास आ गया, बदले में हमें क्या मिला है, कैश. कैश आ गया तो डेबिट हो गया और कैपिटल स्टॉक क्रेडिट हो गया. अमाउंट कैसे निकलेगी, 1000 शेयर है, 1000 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की कितनी प्राइस है 20. 1000 को 20 पे मल्टीप्लाई किया तो टोटल का अमाउंट बनी $20,000. तो $20,000 हमने अमाउंट लिख दी. एक्सप्लेनेशन, इशूड 1000 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक एट $20 पर शेयर. यही जो एंट्री है उसी को एक्सप्लेनेशन में भी इंक्लूड कर देंगे कि हमने 1000 शेयर कैपिटल स्टॉक के इशू किए और एक शेयर को हमने $20 पे इशू किए. नेक्स्ट है जून 10 की ट्रांजैक्शन. द कॉर्पोरेशन डिक्लेयर्ड 25 सेंट्स पर शेयर डिविडेंड ऑन इट्स 20,000 शेयर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग कैपिटल स्टॉक पेबल ऑन जून 23. कॉर्पोरेशन ने जो है डिविडेंड डिक्लेयर किए यानी अनाउंस कर दिए. कितने डिविडेंड है, 25% पर शेयर. एक शेयर के ऊपर 25% डिविडेंड ये देगी, 25 सेंट्स यानी कि परसेंट. और कितने शेयर्स हैं इशूड यानी आउटस्टैंडिंग, 20,000 शेयर्स हैं. तो पे इनको कब करना है, जून 23 को. अनाउंस कब किया, जून 10 को. पे करना है जून 23 को. तो 2 ट्रांजैक्शंस होंगी, एक जून 10 की जिसमें अनाउंस कर रहे हैं और दूसरी जून 23 की जिसमें इनको पे करेंगे. अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे 20,000 शेयर्स इशू करने की बात की जा रही है, लेकिन पहली ट्रांजैक्शन में सिर्फ 1000 शेयर्स की बात की जा रही. तो इससे पहले भी कुछ इशू किए होंगे, 1000 इस डेट को किए, बाकी इससे पहले किए होंगे. तो डिविडेंड उन सब शेयर्स पे दिया जाता है जो हम इशू कर चुके हैं अब तक. जितने इशू किए उन सब पे देना होगा. तो टोटल जो है वो जून 10 तक जितने शेयर्स इशूड थे वो 20,000 थे. तो एक शेयर के ऊपर 25% डिविडेंड देना है. तो अब तो जून 10 को डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया, तो हम एंट्री करेंगे डिविडेंड्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल. लाइबिलिटी है क्रेडिट. अमाउंट कैसे आएगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 25% यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100. तो आ जाएगा $5,000. यानी कि जो टोटल डिविडेंड पे करने वो $5,000 के करने. एक्सप्लेनेशन क्या होगी, डिक्लेयर 25% पर शेयर डिविडेंड विच इज़ पेबल ऑन जून 23. फिर जून 23 को कॉर्पोरेशन पेड द डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन जून 10. जो डिक्लेयर किए थे वो पे कर दिए. डिविडेंड पेबल लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कैश क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि डिविडेंड यानी प्रॉफिट कैश की फॉर्म में पे किया. तो डेबिट कर देंगे अमाउंट और क्रेडिट भी सेम अमाउंट जो पिछली ट्रांजैक्शन में हमने रिकॉर्ड की थी, यहाँ पे यही 5,000 पे कर दिए. एक्सप्लेनेशन, पेड डिविडेंड्स या पेड कैश डिविडेंड विच वर डिक्लेयर्ड ऑन जून 10. नेक्स्ट जून 30 की एंट्री है. इनकम समरी अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ $60,000. द कॉर्पोरेशन अकाउंट्स आर क्लोज्ड मंथली. हमें बताया हुआ था इंस्ट्रक्शन में कि इनकम समरी और डिविडेंड दोनों को क्लोज करें. जो तो जून 30 को हम 2 एंट्रीज करेंगे, एक में हम इनकम समरी को क्लोज करेंगे, दूसरे में डिविडेंड को. इनकम समरी को क्लोज करने के लिए उसका बैलेंस पता होना चाहिए. यहाँ पे बताया कि क्रेडिट बैलेंस था उसका 60,000. तो क्लोजिंग के लिए हम हमेशा ऑपोजिट करते हैं. इनकम समरी क्रेडिट थी तो हम उसको डेबिट कर देंगे. आम अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो उसमें हम इनकम समरी को क्लोज किस चीज़ में कर रहे होते थे, कैपिटल में. अब यहाँ पे कैपिटल तो नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम इसको रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज करें, क्योंकि ये वही अमाउंट है रिटेन्ड अर्निंग की जो कंपनी अपने पास रख रही होती है. तो नेट इनकम या इनकम समरी भी वही अमाउंट है जो कि कंपनी को मिल गई है, जो कंपनी ने अपने पास रखी है. तो इनकम समरी को $60,000 को हम क्लोज कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग में. टू क्लोज द इनकम समरी अकाउंट इसकी एक्सप्लेनेशन होगी. ये पहली एंट्री जून 30 की. दूसरी एंट्री जून 30 को करनी थी हमने डिविडेंड को क्लोज करने की. डिविडेंड की अमाउंट हमें कहाँ से पता चलेगी, डिविडेंड हमने इस ट्रांजैक्शन से देखना है. ये जून 10 की ट्रांजैक्शन में हमने डिविडेंड को डेबिट किया था $5,000 से. ये डेबिट हो रहा था, क्लोजिंग करने के लिए ये क्रेडिट हो जाएगा. तो हमने डिविडेंड को 5,000 को क्रेडिट कर दिया.
जैसे कि इनकम समरी रिटेन अर्निंग में क्लोज होती है, वैसे डिविडेंड भी रिटेन अर्निंग में ही क्लोज होगा। तो डिविडेंड क्रेडिट कर दिया, रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दिया $5000 से। एक्सप्लेनेशन टू क्लोज द डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट के बैलेंस को हमने क्लोज कर दिया रिटेन अर्निंग में। तो जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सारी क्लोजिंग हम कैपिटल में कर रहे होते थे एंड में, यहाँ पे हम सारी क्लोजिंग जो है वो रिटेन अर्निंग में, यानी सारा बैलेंस सब कुछ हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर देंगे, जो ये शो करेगा कि कंपनी ने सारी पेमेंट, सब कुछ डिविडेंड और सब कुछ एक्सपेंसेस सब कुछ देने निकालने के बाद कितने पैसे कंपनी के अपने पास बच गए। इस क्वेश्चन में कॉमन स्टॉक की सिर्फ बात हो रही है, जिसका मतलब है कंपनी सिर्फ कॉमन स्टॉक इशू करती है, तो इसलिए उसको हम कैपिटल स्टॉक ही कह सकते हैं। अगर दोनों तरह की करती कॉमन और प्रेफर्ड, तो फिर हम यहाँ पे कैपिटल स्टॉक की जगह अलग अलग नाम देते कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक का। तो कंपनी ने जो है वो इशू करने किए हैं कॉमन स्टॉक जनवरी 15, 2000 को। इसकी हमने एंट्री करनी, इसके लिए हमें क्वेश्चन पे जाना होगा। क्वेश्चन में हमें क्या बताया था, पहली लाइन में डिटेल बताइए कि 40,000 शेयर्स हैं जो कंपनी ने इशू किए हैं और एक शेयर को $20 पे इशू किया है। तो कैश हमारे पास आया है किसकी वजह से, कैपिटल स्टॉक इशू करने से। कैश डेबिट हो गया, कैपिटल स्टॉक क्रेडिट। शेयर्स इशू किए कितने, 40,000, एक को 20 पे किया, 40,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा $8,00,000। इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक एट $20 पर शेयर। सेकंड है रिकॉर्ड द इनकम टैक्स लाइबिलिटी एट December 31। हमें बताया गया था क्वेश्चन में कि इनकम टैक्स जो है वो अभी तक पे नहीं किया हुआ, तो वो हमने पे करना है। हमें कहा है कि अभी तक उसकी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करें, यानी आपने उसको पे नहीं किया, लाइबिलिटी है उसको रिकॉर्ड करें। इनकम टैक्स एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम डेबिट कर देते हैं, इनकम टैक्स एक्सपेंस हमने डेबिट किया, और लाइबिलिटी यानी कि इनकम टैक्स पेबल। अमाउंट कैसे निकलेगी, हमें बताया था कि नेट इनकम कितनी है, 1,20,000, और उसके ऊपर इनकम टैक्स रेट कितना है 40%। तो 1,20,000 का 40% यानी कि 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा $48,000, जो कि इनकम टैक्स एक्सपेंस है जिसको अभी तक पे नहीं किया। रिकॉर्ड इनकम टैक्स एक्सपेंस नॉट येट पेड। थर्ड हमें कहा है क्लोज द इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट। ये जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है इसको क्लोज कर दें। हम सारे एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं किसमें, इनकम समरी में। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, क्लोज करने के लिए हम ऑपोजिट करते हैं, हम क्रेडिट कर देंगे। इनकम टैक्स एक्सपेंस को हमने क्रेडिट कर दिया, इनकम समरी को डेबिट कर दिया, अमाउंट यही ऊपर की ट्रांजेक्शन से ली टू क्लोज द इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट। तो इस ट्रांजेक्शन, इस क्वेश्चन का ए पार्ट सिर्फ यही था कि हमने ये 3 तरह की एंट्रीज करनी थी, ये हमने रिकॉर्ड कर ली। बी पार्ट है prepare the journal entries in 2001 for the declaration of dividends on March 15 and payment of dividend on April 15। अब 2000 की हमने कर ली। अब जो अगला साल है 2001, उसके लिए हमें कहा है कि 2 एंट्रीज करें। एक में डिविडेंड की डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करें, किस डेट को, डिविडेंड मार्च 15 को, और दूसरे में अप्रैल 15 में उसकी पेमेंट को रिकॉर्ड करें। डिक्लेरेशन की एंट्री क्या होती है, डिविडेंड्स डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट। अमाउंट कैसे आएगी, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कितने शेयर्स हमने इशू किए और इशूड शेयर्स के ऊपर कितने % पे हम डिविडेंड देते हैं। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे यही थर्ड, इस लाइन में तो बताया था कि सन 2000 में कोई डिविडेंड नहीं, तो इसलिए सन 2000 के हम नहीं कर रहे बल्कि अगले साल 2001 के कर रहे हैं। तो हमें बताया कि कैश डिविडेंड 50 सेंट्स पर शेयर, 50% एक शेयर के ऊपर, और कितने शेयर्स थे टोटल, 40,000 थे ऊपर बताया था। तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 100, तो $20,000 जो है वो डिविडेंड पेबल या डिविडेंड की अमाउंट बनेगी। डिक्लेयर डिविडेंड 50% पर शेयर, पेबल ऑन अप्रैल 15। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 15 की, जिसमें ये डिविडेंड पेबल को हमने पे कर दिया, डिविडेंड पेबल डेबिट हो जाएंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा। यही 20,000 अमाउंट पेड डिविडेंड विच वर डिक्लेयर्ड ऑन मार्च 15। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट है कि ऑपरेशंस इन 2001 रिजल्टेड इन $18,000 नेट लॉस। 2001 में जब कंपनी ने काम किया, ऑपरेशंस अपने किए, वर्किंग की, तो $18,000 का नेट लॉस हुआ। प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू क्लोज द इनकम समरी एंड डिविडेंड अकाउंट एट December 31, 2001। December 31, 2001 की 2 एंट्रीज करें, एक में इनकम समरी को क्लोज करना है और दूसरे में डिविडेंड को क्लोज करना है। इनकम समरी में जब नेट इनकम आ रही होती थी तो नेट इनकम हमेशा क्रेडिट होती थी, क्लोज करने के लिए हम इनकम समरी को डेबिट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे नेट लॉस है तो वो ऑलरेडी डेबिट है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो क्लोजिंग में हम ऑपोजिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लॉस आ रहा है इसलिए इनकम समरी का बैलेंस ऑलरेडी डेबिट है, लॉस का मतलब है कि डेबिट, तो हम उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, इनकम समरी क्रेडिट। और क्लोज किस में होती है, रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दिया, 18,000 अमाउंट टू क्लोज द इनकम समरी अकाउंट। नेक्स्ट डिविडेंड को क्लोज करना है, डिविडेंड की अमाउंट कहाँ से आएगी, ट्रांजेक्शन से, पीछे
डिविडेंड्स को क्रेडिट कर देंगे और क्लोज ये भी रिटेन अर्निंग्स में होते हैं। रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दिया, डिविडेंड की अमाउंट 20,000 थी, अमाउंट लिखी और हमने एक्सप्लेनेशन लिखी टू क्लोज द डिविडेंड्स अकाउंट। तो ये इसका सी पार्ट हो गया। डी है प्रिपेयर द स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट एट December 31, 2001, इंक्लूड अ सेपरेट शेड्यूल शोइंग योर डिटर्मिनेशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स एट दैट डेट। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन बनाना है बैलेंस शीट का, जिसमें हमने सारी डिटेल लिखनी है। हमने एक इसके अलावा हमें कहा जा रहा है कि हम एक सेपरेट शेड्यूल भी बनाएं जिसमें रिटेन अर्निंग यानी कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग या उसकी कैलकुलेशन भी करें। तो किस डेट के ऊपर? December 31 को बनाना है। तो रिटेन अर्निंग्स का पोर्शन बनाना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है। कि रिटेन अर्निंग में हम लिखते हैं कि इनकम, नेट इनकम कितनी आई थी या लॉस कितना आया था वो लिखते हैं, और इसमें डिविडेंड जितने पे किए थे वो लिखते हैं सारे। तो उसके बाद जो फाइनल बैलेंस आता है वो रिटेन अर्निंग कहलाती है। तो रिटेन अर्निंग निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हम 2001 की निकाल रहे हैं तो पिछले सारे सालों की डिटेल जो क्वेश्चन में दी थी वो हमने देखनी है। सबसे पहले ईयर 2000 की हमने देखना है नेट इनकम कितनी थी, नेट इनकम थी या लॉस था। ईयर 2000 में हमें यहाँ पे बताया था कि एट द एंड ऑफ 2000 अकाउंट शोड अ बिफोर टैक्स प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। तो नेट इनकम आ रही थी 1,20,000, लेकिन इनकम टैक्स अभी तक इसमें से नहीं निकला था, बाकी एक्सपेंसेस निकल गए थे। तो हम लिखेंगे इनकम बिफोर इनकम टैक्स December 31, 2000 को $1,20,000 नेट इनकम थी। इनकम टैक्स नहीं निकला था तो वो पहले इसमें से निकालेंगे, माइनस करेंगे 48,000, नेट एक्सपेंस निकाल दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिविडेंड माइनस करते हैं। सो ईयर 2000 को हम देखते हैं कोई डिविडेंड्स थे। ईयर 2000 को हमें बताया नो डिविडेंड वर डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर, कोई डिविडेंड नहीं थे, तो डिविडेंड की जगह पे हम लिखेंगे 0। कोई डिविडेंड माइनस नहीं हुए तो हमारे पास रिटेन अर्निंग 31 दिसंबर 2000 की आ गई $72,000। अब अगला साल 2001, उसके लिए दोबारा से हम इसी तरह नेट इनकम देखते हैं। 2001 की नेट इनकम कितनी थी, तो ये हमें बताया था यहाँ पे सी पार्ट में हमें बताया कि ऑपरेशंस इन 2001 रिजल्टेड इन 18,000 नेट लॉस। कि 2001 में नेट इनकम नहीं बल्कि नेट लॉस आए $18,000 का। तो हमने नेट लॉस आए, इनकम होती तो प्लस करते, नेट लॉस आ रहा है 2001 में 18,000, तो हमने इसको माइनस करना है। उसके अलावा दोबारा से डिविडेंड हम देखते हैं 2001 में हमने पे किए, यानी एंट्रीज देखते हैं। एंट्रीज में हमने डिविडेंड रिकॉर्ड किए 2001 में, ये है $20,000। तो $20,000 डिविडेंड को भी माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास जो रिटेन अर्निंग का बैलेंस आएगा December 31, 2001 को, वो आएगा $34,000। ये हमने रिटेन अर्निंग कैलकुलेट कर ली। अब हम बनाएंगे स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन, ठीक है, जिसमें हमने कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग दोनों लिखने होते हैं। कैपिटल स्टॉक ये कहाँ से आएगा, कैपिटल स्टॉक एंट्री से आएगा। कैपिटल स्टॉक हमारे पास कितना था, पहली एंट्री है 8 लाख, 8 लाख हमने कैपिटल स्टॉक लिखा। रिटेन अर्निंग यहाँ पीछे से $34,000, ये इसमें प्लस की, तो टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी का बैलेंस आया $8,34,000। तो ये एक कॉर्पोरेशन की स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन हो गया। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 6.4 पेज नंबर 267 पे। The two cases described below are independent of each other. Each case provides the information necessary to prepare the stockholders equity section of कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। दो अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, ए पार्ट मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे रही हूँ, दूसरा जो आप खुद कर लेंगे। इसमें हमने क्या करना है, स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन बनाना है एक कंपनी का। ए पार्ट है अर्ली इन 1999 नील कॉर्पोरेशन वाज फॉर्म्ड विद इशुएंस ऑफ 50,000 शेयर्स ऑफ कैपिटल स्टॉक एट $5 पर शेयर। कितने शेयर्स इशू किए, 50,000 शेयर्स। एक को कितने पे इशू किए, 5% पे। कॉर्पोरेशन रिपोर्टेड नेट लॉस ऑफ $32,000 फॉर 1999। जिस ईयर में इशू कर रहे हैं उस साल में नेट लॉस आया $32,000 का, और उसके अगले साल ईयर 2000 में भी नेट लॉस आया $12,000 का। दोनों साल लॉस आ रहे हैं। तीसरा साल 2001 में कॉर्पोरेशन रिपोर्टेड नेट इनकम $90,000। तीसरे साल में नेट इनकम आ गई 90,000 की, एंड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 50% पर शेयर। और इसी साल कंपनी ने 50% एक शेयर के ऊपर डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया जब इनका नेट इनकम आई है उसी साल में। तो अब हमने इसकी बनानी है स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन। नील कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम, बैलेंस शीट, इसको आप पार्शियल बैलेंस शीट लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हम बना रहे, सिर्फ इसका एक पोर्शन बना रहे हैं जो कि स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है, एसेट और लाइबिलिटीज़ नहीं बना रहे। डेट क्या है, December 31, 2001 को बना रहे हैं।
स्टॉक होल्डर इक्विटी में हम दो चीज़ें लिखते हैं, कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग। कैपिटल स्टॉक किस तरह आता है, कितने शेयर्स इशू किए, कितनी प्राइस पे। 50,000 शेयर्स थे, एक को $5 पे इशू किए, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएंगे $2,50,000। रिटेन अर्निंग जो है वो हमने कैलकुलेट करनी होगी, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दें। नीचे रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिटेन अर्निंग या स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। उसके लिए हम देखना है कि पहले साल में हमारे पास नेट इनकम या नेट लॉस क्या है, क्योंकि रिटेन अर्निंग में दो चीज़ें आती हैं, नेट इनकम, नेट लॉस और डिविडेंड्स। तो सबसे पहले ईयर 1999 में हमें बताया था कि लॉस आए कितना, 32,000 का लॉस है, तो हमने माइनस में लिख दिया ब्रैकेट में $32,000। अगले साल 2000 में फिर से लॉस आया 12,000, तो फिर 12,000 को भी माइनस में लिख दिया। उसके अगले साल 2001 में नेट इनकम आई थी 90,000, नेट इनकम लिख दी बगैर ब्रैकेट के 90,000। सारी इनकम और लॉसेस लिख दिए। अब हमने डिविडेंड को लिखना है। डिविडेंड हमने कहा था कि आखिरी साल हमने पे किए 50 सेंट्स पर शेयर। शेयर कितने थे, 50,000 शेयर्स, 50 मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड बाय 100, ये हो जाएंगे 25,000। सिर्फ आखिरी साल डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पे कर दिए, माइनस किए, तो इसको ब्रैकेट में लिखा। अब ये सारी कैलकुलेशन हमने करनी है, 90,000 माइनस 25,000 माइनस 12 माइनस 32,000, तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस आएगा $21,000। ये $21,000 हमने यहाँ ऊपर स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में प्लस कर दिया कैपिटल स्टॉक में, तो टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी आई $2,71,000। बी पार्ट इसका आप खुद करेंगे, उसमें भी इसी तरह स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ही बनाना है, इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। इसके अलावा जो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एक्सरसाइज 6.6 पेज नंबर 264 पे है, स्टॉक होल्डर इक्विटी की है, और 6.8 पेज नंबर 265 पे।